क्या पूछूं और किससे पूछूं? मेनोपॉज के साइन सिम्टम पढ़ रहे थे ना, तो अब हम सीधा पढ़ने स्टार्ट करते हैं, पूछेंगे बाद में। आपको पता है पेपर है आपका 5 जनवरी को, मिनी नॉट सेट, याद है नहीं है? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं, आराम से आ रहे हैं धीरे धीरे से, पढ़ना शुरू किया? देखते हैं मेनोपॉज के साइन और सिम्टम। मेनोपॉज का एक क्लासिकल साइन जिसको क्या बोलते हैं? हॉट फ्लैशेस। क्या होता है हॉट फ्लैशेस? कैसे पूछ मैम आप? हाँ येलो टी शर्ट मैम, हाँ हाँ आप, येलो ही होता है ना कलर, आई डोंट नो, थोड़ा दूसरा येलो, येलो में 3-4 होते हैं लड़कियों के हिसाब से, कौन सा ये? हाँ वही येलो, मतलब लाइक दैट, हमारे लिए नींबू कलर येलो ही होता है बस। हाँ मस्टर्ड है, ठीक है मस्टर्ड, ठीक है। हाँ बताओ मैम, क्या होता है ये, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने क्या नाम लिया? हाँ हॉट फ्लैशेस, क्या जो भी है ठीक है बोलो। ए चुप रहो, बेवकूफ ज्यादा मत बनो यहाँ। वेरी गुड, सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि वेसोमोटर एरिया के एक्टिवेट होने की वजह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा क्या होगा उसमें? अनबियरेबल फीलिंग ऑफ स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया, चिल्स एंड एंजाइटी। कितने टाइम के लिए? लेस देन 3 मिनट के लिए। एक दिन में कितनी बार? 5-10 बार हो सकता है। किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से। हाइपोएस्ट्रोजन इंक्रीज एफएसएच, है ना? फॉलिकुलोजेनेसिस कम होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन कम होता है तो ज्यादा स्टिमुलेट करने की वजह से एफएसएच बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। सही बात है, ऐसा ही होता है। किसके एरिया के एक्टिवेट होने की वजह से? वेसोमोटर एरिया। ये ज्ञान की बात आपने पहले ही बता दी, इसको बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। और मेनोपॉज में क्या क्या साइन आते हैं, मेरे को कोई बताना चाहेगा? किस मैम आप बताओ आप, मेनोपॉज में और क्या क्या साइन आते हैं, हम बताओ देखिए। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हाँ हाँ वो इसमें आ गया, ये इरिटेबिलिटी है, ये सब हो गया। इसके अलावा आप बताओ कुछ सिस्टमेटिक में, जब मेनोपॉज होता है 45 ईयर के बाद में, और क्या क्या? इसके अलावा बताओ, सिस्टम वाइज बताओ कुछ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंज आएगा? डिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, सर बोन मास डेंसिटी कम हो जाता है ना, तो बोन डेंसिटी को कम होने को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। व्हाट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? किसी और कंडीशन की वजह से कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का दूसरा नाम सेकेंडरी फ्रैक्चर। किसी और कॉज की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है, जैसे नॉर्मली कोई पर्सन गिरेगा तो फ्रैक्चर नहीं होगा, सेम एज दूसरी कोई फीमेल सेम एज से गिरेगी उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, हाँ उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसी और की वजह से, बोन की डेंसिटी कम होगी तो गिरती बोन टूट जाती है, तो उसमें लंबार पंचर के चांसेस, फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं, रिस्ट फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं, है ना, ऐसे करके चांसेस रहते हैं। और ये तो स्केलर सिस्टम हो गया। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट है? नहीं उसके अलावा, ये तो बेसिक बात होगी इसमें। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में खास बात बताओ कुछ। लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन वेजोडाइलेशन करके रखता है, एस्ट्रोजन एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, एस्ट्रोजन कम हो गया तो फीमेल में 45 की एज के बाद में कार्डियक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एमआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? तो एस्ट्रोजन कम है, तो एलडीएल बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, वीएलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टीजी बढ़ेगा, लेकिन एचडीएल कम हो जाएगा। एचडीएल कम होना चाहिए क्या? नहीं है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, इसका मतलब फीमेल में सीएडी होने के चांसेस बढ़ जाए। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जब तक फीमेल में मेनोपॉज नहीं होता, मतलब जब तक वो चाइल्ड बियरिंग एज में रहती है, तब तक उसके हस्बैंड को बीपी ज्यादा रहती है, और जो ही उसको मेनोपॉज हो गया तो फिर उसको हो जाएगा हाइपरटेंशन और वो हो जाएगा रिलैक्स। ये सही है, इसीलिए बोलते हैं यंग एज के मेल को हार्ट अटैक आ जाता है। ये कौन सी आर्टरी के ब्लॉकेज होने की वजह से? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो उसकी वाइफ उसको बहुत ज्यादा टेंशन देती है, उसकी वजह से उसको आ जाता है हार्ट अटैक, वाइफ हो जाती है विधवा, तो लाड आर्टरी को क्या बोलते हैं? विधवा आर्टरी, विडो आर्टरी बोलते हैं, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ तो ये रीजन है, ऐसे थोड़ी नाम पड़ा है मर्जी आज विडो आर्टरी बोल दिया। विडो इसलिए बोलते हैं कि जब तक फीमेल की एज 45 नहीं होती वो बीपी 145 करती है मेल के, और जो उसका 45 क्रॉस हो जाए खुद की बीपी 55 होगी, फिर तो वो ज्यादा रिलैक्स मस्त, ठीक है कोई ना, ठीक ओके। इस साइड से और क्या क्या कार्डियोवास्कुलर के अलावा सिस्टमेटिक में? जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर तो क्वेश्चन आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब से कुछ नहीं आता, थिन हो जाती है, सीलिया डिसअपीयर हो जाता है, दो ही बातें याद रखनी, फैलोपियन ट्यूब थिन हो जाती है, सीलिया, सीलिया क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है, तो डिसअपीयर ज्यादा ज्यादा कुछ काम भी नहीं है, ओवरी पेल और व्हाइट हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। यूटस थोड़ा एट्रोफी होने लग जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। वेजिना थोड़ी नैरो होने लग जाती है, टोन कम हो जाती है, डोटलिन बेसिलाई डिसअपीयर हो जाता है, पीएच एल्कलाइन, और चाइल्ड बीइंग एज में पीएच कैसी होती है? एसिडिक। तो इसका मतलब वेजिनाइटिस के चांसेस बड़े कम हुए, बढ़ जाते हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, और पीएच अल्कलाइन या न्यूट्रल हो गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंट यूटीआई या और कोई जेनिटल इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज एज की फीमेल में डिस्पाइरियूनिया होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि बाथोलियन ग्लैंड ड्यूरिंग कोइटस एक्ट एक्साइटमेंट सीक्रेशन उतना नहीं सीक्रेट कर पाती जितना चाइल्ड बीइंग एज में करती है, इसकी वजह से उसको सेनाइल वेजिनाइटिस होता है। कौन सा वेजिनाइटिस होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेनाइल वेजिनाइटिस कौन सी एज की फीमेल को होता है आफ्टर मेनोपॉज? सेनाइल का मतलब एज रिलेटेड, सेनाइल वेजिनाइटिस का मतलब क्या हुआ? उसका दूसरा नाम क्या है? एट्रोपिक वेजिनाइटिस। क्या नाम है? वेजिनल कैनाल की एट्रोपी होगी, टोन कम होगी, एस्ट्रोजन कम है, तो एस्ट्रोजन कम है तो लुब्रिकेट प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वजह से पेन ड्यूरिंग कोइटस एक्ट का क्वेश्चन आता है कि मेनोपॉज के बाद में कोइटस एक्ट में अगर पेन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? क्या है? लोकल एस्ट्रोजन क्रीम। क्या है? लोकल एस्ट्रोजन क्रीम। सीधा क्वेश्चन याद रखना डायरेक्टली, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से हो रहा है तो एस्ट्रोजन क्रीम लोकली एलए लोकल एप्लीकेशन यूज करना है। ये तो हो गया सिस्टमेटिक। क्या क्या याद रखोगे? इन हो गया अपना कौन? फैलोपियन ट्यूब, सीलिया काम करना कम कर दिया, ओवरी पेल और व्हाइट हो गई, यूट्रस की एट्रोपी हो गई, ठीक है। और उसके बाद में वेजिनल कैनाल डोडलिन बेसिलाई डिसअपीयर हो गया, डोडलिन बेसिलाई डिसअपीयर, कैनाल नैरो हो गई, टोन कम हो गई, बार्थोलियन कम एक्टिवेट हो गई, रिस्क ऑफ सेनाइल एट्रोपिक वेजिनाइटिस, यूज लोकल एस्ट्रोजन क्रीम ड्यूरिंग कोइटस एक्ट बिकॉज़ ऑफ द डिक्रीज एस्ट्रोजन। क्या ये सिस्टमेटिक समझ में आ गया?
पूरी बॉडी में, स्किन में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्किन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है एज की वजह से। एज की वजह से स्टूडेंट भी कम है तो डायलेशन नहीं हो पाएगा, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्पेशल टाइप के रिंकल आ जाते हैं, आंखों के नीचे भी स्पेशल टाइप के रिंकल आ जाते हैं, उसका भी एक नाम होता है। तो अलग अलग टाइप से ऐसा करके स्किन का हो गया, जेनेटिक ऑर्गन्स हो गया, सीवीएस हो गया, स्केलेटल्स हो गया। क्या ये सारे चेंजेस नॉर्मल होते हैं? सबके साथ एज के साथ में होते हैं, नॉर्मल है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका एक दो प्रकार के मैनेजमेंट होता है। एक मैनेजमेंट होता है हार्मोनल थेरेपी, और दूसरा दूसरा कौन सा, नॉन हार्मोनल थेरेपी। भाई नॉन हार्मोनल थेरेपी और हार्मोनल, नॉन हार्मोनल में क्या कर सकते हैं, नॉन हार्मोनल में क्या कर सकते हैं भाई, मेनोपॉज हो रहा है तो होएगा, लेकिन आप कॉम्प्लिकेशन को रोक दो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग रनिंग ऐसा एक्सरसाइज करो। दूसरा, अच्छा प्रोटीन खाओ, प्रोटीन टिश्यू टीयर को बचाता है, टिश्यू बिल्डिंग करता है, ग्रोथ अच्छी मेंटेन करता है, ओबेसिटी को बचाता है, प्रोटीन करता नहीं है, प्रोटीन ओबेसिटी से प्रिवेंट करता है। तो अच्छा प्रोटीन खाओ। क्या फैट खाना चाहिए, लो फैट, लो स्पाइसी फूड, कम स्पाइसी फूड, कम इरिटेट फूड, कम जंक फूड, कम लो फूड, कम लेना है, फैट डाइट कम, अच्छा प्रोटीन, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज और विटामिन डी और कैल्शियम बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विल इंक्रीज आफ्टर। कम से कम कैल्शियम रोजाना का 1500 mg लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में 1000 है, लैक्टेशन में और मेनोपॉज में 1500 पहला ऑप्शन राइट है, 1500 नहीं है ऑप्शन में तो बस 1500 mg का मतलब क्या होता है, 1.5 ग्राम क्या होता है। तो याद रहेगा मेनोपॉज में कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना, विटामिन डी, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन जरूरी है, इसका मतलब एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, है ना। एक्सरसाइज से क्या हो सकता है, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार का बेनिफिट ये होता है कि इससे विटामिन डी भी मिल जाता है। योग करो, सूर्य नमस्कार आपकी इच्छा ऐसी चॉइस है, बट मतलब एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, जॉगिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंट क्या, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जॉगिंग का मतलब है आपकी स्पीड, वॉकिंग स्पीड जितनी रहती है लेकिन आपके ज्यादा मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉगिंग बोलते हैं। रनिंग का मतलब स्लोली चलना, जॉगिंग का मतलब उसी स्पीड के साथ में ज्यादा अप एंड डाउन करना, क्या कहलाता है जॉगिंग। ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या, और स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लेना, हालांकि किसी की बस की बात नहीं, बट स्ट्रेस ये तो हो गया कौन सा मैनेजमेंट, नॉन हार्मोनल। दूसरा मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन कम, तो हम क्या दे सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, आराम आ सकता है। अब दिक्कत ये है, एक आती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों टैबलेट, एक आती है ओनली एस्ट्रोजन। क्वेश्चन आता है कि सिर्फ एस्ट्रोजन किसको देंगे और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइन किसको देंगे। अरे प्रेग्नेंट तो कहां है, मेनोपॉज की बात चल रही है, मेनोपॉज की बात चल रही है। एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया करवाता है, क्या करवाता है, क्या करवाता, तो जिस किसी फीमेल में यूट्रस है, जिस किसी फीमेल में यूट्रस, उसको दोनों देनी है, ई एंड पी, समझ में आई। क्योंकि एंडोमेट्रियम का कैंसर करवा सकता है एस्ट्रोजन ज्यादा देने से। तो जिस किसी फीमेल में यूट्रस है तो सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं देनी है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूट्रस है इसका मतलब आप दोनों दोगे तो एस्ट्रोजन आते जाएगा ना, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। और जिसमें हिस्टेरेक्टोमी के बाद में मेनोपॉज रखा है उसमें ओनली एस्ट्रोजन दे सकते हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। तो अब आप एस्ट्रोजन दे दो, क्योंकि यूट्रस है ही नहीं, कभी नहीं। तो जिसमें यूट्रस नहीं है आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी ओनली एस्ट्रोजन, हिस्टेरेक्टोमी नहीं हो रखी है और मेनोपॉज है तो ई और पी दोनों दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट। एस्ट्रोजन लोकल क्रीम बता दिया, दूसरा हार्मोनल ट्रीटमेंट, एस्ट्रोजन टैबलेट से डिस्पायरियोनिया ठीक नहीं होगा, क्रीम से, ये याद रखना, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं कि टैबलेट एस्ट्रोजन या लोकल एस्ट्रोजन क्रीम, तो उसमें थोड़ा सा आपको याद पॉइंट आउट रखना है। अब आता है और किसका रिस्क बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन डेंसिटी कम होगी, धीरे धीरे कम होती है, मेनोपॉज के बाद में हर साल 5% कम होती है, ऐसे करते करते बहुत कम हो जाती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी को एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस है तो रिस्क भी हो गई, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, है क्या क्या करोगे, एक्सरसाइज करो, चलो मान लिया प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, ऐसे क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं है क्या, कुछ नॉन सेट का सवाल पूछ रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया माना कि, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नहीं पता सच में, कौन सी ड्रग्स देते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स। क्या होती है बिसफॉस्फोनेट्स, थोड़ा मीनिंग समझाओगे, व्हाट इज बिसफॉस्फोनेट्स, बिसफॉस्फोनेट्स क्या होती है। अरे बी का मतलब है एड, फॉस्फोनेट का मतलब है फॉस्फेट, ऐसी ड्रग जो फॉस्फेट के लेवल को बढ़ाती है, इसका मतलब ऐसी ड्रग जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करती है। आप समझ में आया, आपने नाम सुना होगा बिसफॉस्फोनेट का मतलब आप कहां पढ़ोगे, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देते हैं, याद है किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म क्या होता है। हाइपर देखो सुनना, सेम ड्रग देंगे, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की ड्रग चॉइस है ये। मैं कौन सा डिसऑर्डर बोल रहा हूँ, हाइपर मतलब ज्यादा, पैराथायरॉइड मतलब पीटीएच ज्यादा, पैराथायरॉइड में से कौन सा पीटीएच, तो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है इसमें, तो पीटीएच ज्यादा है तो ब्लड कैल्शियम ज्यादा है, तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो ब्लड कैल्शियम को कम करे। शराब तो बोल रहे थे कैल्शियम भी देना है, ब्लड कैल्शियम कम करे, ये क्या है, शराब बोल ये क्या हो रहा है, यही हो रहा है। घर से निकल गए कोचिंग नहीं आए तो कोचिंग में तो एब्सेंट लगेगी ना, घर वाले यहाँ के लड़ाई कर रहे हैं, बच्चा घर से निकल रोज ना जाता है, 9 बजे कोचिंग 8 बजे निकल जाता है, इधर अशोक सर बोल रहे हैं यहाँ नहीं आ रहा, अपने पापा भी सही है अपनी जगह पे, अशोक सर भी सही है। अब आप तो कुछ ऐसा करोगे ना भाई, जो भी टीचर या फिर जो या तो टीचर और या फिर क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स पता करेंगे ना दिक्कत क्या है। तो आप यहाँ पर भी नहीं आए, घर से भी निकल गए, तो यहाँ पर मतलब यह है कि कैल्शियम भी देना है, कैल्शियम देना है और साथ में क्या दे देना है, बिसफॉस्फोनेट भी देना है। एक कैल्शियम को बढ़ा रही है, एक कैल्शियम को कम कर रही है, लेकिन कुछ और तरीके से कर रही है। सुनो, इसको समझने के लिए ये जैसे आपकी एक बोन है, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो सकता है, अगर बोन में कम हुआ तो ब्लड में ज्यादा हो सकता है, सिंपल फंडा है। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा कब कब हो सकता है, या तो आप ज्यादा खाओ, या किडनी ज्यादा बाहर नहीं निकाले, या इंटेस्टाइन से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, तीन कंडीशन में ब्लड में कैल्शियम बढ़ सकता है, कब कब,
एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए या रिजॉर्प्शन बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब बोन टूटनी शुरू हो जाए। तो ब्लड में तीन कंडीशन में बोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है, हो सकता है, लेकिन वो आता कहां से है? बोन में से। तो बोन में से कैल्शियम कम होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो ब्लड का कैल्शियम उठाए, इंटेस्टाइन का कैल्शियम उठाए, कहीं से भी कैल्शियम उठाए बोन में डाले, तो ब्लड में कैल्शियम क्या होगा? तो बोन क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। समझ में आया कुछ बेसिक फंडा? अब ब्लड में से कैल्शियम निकालना भी बिस्फॉस्फोनेट है। भाई बिस्फॉस्फोनेट का मतलब क्या है? फॉस्फेट को बढ़ाना। तो ब्लड में कैल्शियम कब निकलेगा? जब आप ब्लड में फॉस्फेट बढ़ा दो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ब्लड में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ब्लड में फॉस्फेट बढ़ा दो, तो ब्लड में फॉस्फेट बढ़ाओगे तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुछ कैल्शियम बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ तो बोन में जाएगा। तो बोन अल्टीमेटली बोन अपना पर्पस क्या है? बोन को स्ट्रॉन्ग करना। तो बिस्फॉस्फोनेट देने से बोन स्ट्रॉन्ग होती है। ऑस्टियोब्लास्ट होता है कि बिस्फॉस्फोनेट का मतलब है ब्लड फॉस्फेट बढ़ेगा, और ब्लड फॉस्फेट बढ़ेगा तो ब्लड कैल्शियम कम होगा, ब्लड कैल्शियम कम होगा तो बोन में कैल्शियम जाएगा, और बोन में कैल्शियम जाएगा, हम यही चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी ड्रग जो फॉस्फेट को बढ़ाए उसको बिस्फॉस्फोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई एक आधा एग्जांपल बता सकते हो? बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं? कोई नहीं बता सकता क्या? कौन सारी ड्रगें होती है? एक होता है एलेंड्रोनेट, क्या नाम है? एक होता है जोलेंड्रोनेट, क्या नाम है? ये कैल्सिटोनिन कैसे काम करता है, ध्यान रखना। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, आपको पता है इस बात का? क्या कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है? नहीं, ब्लड कैल्शियम को कम करता है और कैल्शियम को बोन में डालता है। तो जो भी ऐसा कंटेंट जो ब्लड के कैल्शियम को कम करता है वो बोन को मजबूत करता है। ऐसा मत सोचना ब्लड कैल्शियम कम करने का मतलब बोन वीक हो रही है, बोन स्ट्रांग होती है। एलेंड्रोनेट और जोलेंड्रोनेट दो ऐसी ड्रग और भी आती है, जोलेंड्रोनिक एसिड आता है, रिलोक्सिबेन भी आती है, लेकिन वो बेसिकली दोनों के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये ड्रग होती है, इन दोनों ड्रग को ओरली दे सकते हैं, और छत पर लिख देना कहीं पर। कैसे दे सकते हैं? बिफोर ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, बट पानी के साथ देना है, 300 ml वाटर के साथ टेबलेट है। ब्रेकफास्ट से पहले पानी के साथ ओरली देना है। ये तो है ज्ञान की बात, अल्ट्रा ज्ञान होता है अब्सोल्यूट। मैंने क्या बोला? एलन, पहले ए आता है पहले जेड, बस याद रखना ये मैंने क्यों बोला है, कुछ रीजन है। एलेंड्रोनेट जोलेंड्रोनेट बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं, ओरली देते हैं, खाने से पहले देते हैं, और देने के बाद क्या करना है? देने के बाद क्या करना है? देने के बाद क्या करना? बोलो 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 जल्दी। देने के बाद में मरीज को किसी भी हालत में सोने नहीं देना है, लेटाना नहीं है, उसका स्टोमक और इसोफेगस हॉरिजॉन्टली हो जाना चाहिए। मतलब देने के बाद में उसको बैठा रखना जरूरी है, और ऐसा कोई भी पेशेंट जो बैठ नहीं सकता उसको ये ड्रग नहीं दी जा सकती। जो वेंटिलेटर पे उसको नहीं देते, फिर वो आईवी रोड से ही देते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट जो बैठ नहीं सकता उसको एलेंड्रोनेट और जोलेंड्रोनेट नाम की ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि इस ड्रग की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये जो ये ड्रग लोगे थोड़ा बहुत नोजिया टाइप होता है, ड्रग वापस रिफ्लेक्स करेगी। जीईआरडी नाम सुना है? ड्रग रिफ्लेक्स करेगी, इसोफेगस में आएगी, इसोफेगस की लाइनिंग को ब्रेक डाउन कर देती है, इसोफेगस को रप्चर कर देती है, इसोफेगाइटिस कर देती है, रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस कर देती है। क्या कर देती है? तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस। एडवर्स इफेक्ट क्या है इस ड्रग का दोनों का? रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस। इसीलिए देने के बाद में 30 से 60 मिनट तक सुलाना नहीं है। अवॉइड लाई डाउन आफ्टर 30 to 60 मिनट। मैंने क्या लिखा है? 30 to 60 ड्रग लेने के, अगर सुला दिया तो क्या हो जाएगा? वापस आएगी, और वापस आएगी तो इसोफेगस डैमेज हो जाएगा, रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस हो। अब मैंने क्या लिखा है? इधर वापस आना। ये कितना मिनट है? ये कितना है? सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट प्रेसपोनेट देने के बाद कितने मिनट तक मरीज को सुलाना नहीं है, तो 30 से 60। 30 से पहले ए आता है पहले जेड, तो एलेंड्रोनेट देने के बाद 30 मिनट, ये ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग है। जोलेंड्रोनेट देने के बाद 60 मिनट। एलेंड्रोनेट देने के बाद कितना मिनट तक सुलाना नहीं? 30 मिनट तक, क्योंकि ये जल्दी काम करना शुरू कर देती है। और जोलेंड्रोनेट देने के बाद 60 मिनट। क्या याद हुआ? याद हुआ क्या? एलेंड्रोनेट देने के बाद 30 मिनट तक मरीज को लेइंग डाउन नहीं होना चाहिए, और जोलेंड्रोनेट देने के बाद में 60 मिनट तक लेइंग डाउन। याद हुआ क्या? पक्का। किसी भी हालत में क्वेश्चन, यही ट्रीटमेंट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का है, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे अब। जिस किसी पर्सन में ब्लड कैल्शियम ज्यादा होता है उसमें यही दिया जाता है, ब्लड कैल्शियम कम हो बोन कैल्शियम बढ़े। क्लियर हुआ? बेसिक फंडा क्लियर हुआ? बेसिक फंडा एकदम, ज्यादा टफ नहीं जा रहे हम। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी तुम ये ड्रग पढ़ोगे, जब स्क्लेरोसिस सिस्टम पढ़ोगे, जब तुम लोग हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंडोक्राइन पढ़ोगे तब ये सेम ड्रग पढ़ोगे, और तुम मेनोपॉज पढ़ रहे हो तो भी ये ड्रग पढ़ रहे हो। पर्पस क्या है? वही, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाना बस। आगे बढ़े? समझ में आ गया? एक सवाल पूछ लूं, एक नाम सुना आपने? बोर हाउस सिंड्रोम, नाम सुना? बोर हाउस सिंड्रोम, किसने सुना? बोर हाउस सिंड्रोम सुना? किसने सुना? किसने सुना? सब नहीं सुना होना चाहिए। ऐसा कौन है जो सुना ही नहीं? आपने सुना? हाँ मैम। नहीं सुना? ऐसे कैसे नहीं सुना बेवकूफो? बोर हाउस सिंड्रोम नहीं पता? पता है? पता है? पता है? नहीं पता? ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? किसी भी कारण से मोस्ट प्रोबेबली इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी रीजन से इसोफेगस रप्चर हो जाना बोर हाउस सिंड्रोम कहलाता है। इसोफेगस का क्या हो जाना? रप्चर हो जाना। मोस्ट कॉमनली बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से। आप कोई ईआरसीपी कर रहे थे, आप एमआरसीपी कर रहे थे, आप एंडोस्कोपी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ड्यू टू एनी प्रोसीजर, या बोल दो हाइड्रोजेनिक रप्चर ऑफ द इसोफेगस। हाइड्रोजेनिक का मतलब एनी प्रोसीजर,
हाइड्रोजेनिक द रप्चर ऑफ द ईसोफेगस, उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोर हाउस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ जाएगा, तुम गलत कर दोगे तो फिर बैंड बजा देंगे हम तो आपकी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तो आते हैं नॉनसेंस में क्वेश्चन, और तुम क्या सोचते हो, तुम बोल रहे हो टफ आता, कुछ टफ नहीं आता, तो ऐसे ही आते हैं, ऐसे सही करने पड़ते हैं बस, ऐसे जिसका सही होगा बोर हाउस सुना नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा ये बताओ जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? पहला क्वेश्चन आएगा जेड की फुल फॉर्म बताओ, जेड की फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन, जॉलिंगर, जॉलिंगर JOLLINGER एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल एसीएल का प्रोड्यूस करती है ना, वो सेल क्या है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम का क्लासिकल साइन क्या है, सीवियर एसीएल प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा एसीएल प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन चेंज, जेडीएस की ड्रग ऑफ चॉइस, पीपीआई, कौन सी ऐसी ड्रग जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये भी एसोफेगस से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है ना। तो क्या जेडीएस में होता क्या है, पाइरोसिस होता है भाई, एसीएल बैकलो मारेगा तो हार्ट बर्न होगा, तो जीईआरडी में होता है, वही जेडीएस में होता है, सिंपल। तो एग्जामिनर कैसे भी फंसाए, आपको फंसना नहीं है, यही स्मार्ट स्टडी है, ऐसे ही फंसना नहीं है। देखो इधर ध्यान दो, ये कौन है, इसोफेगस है, ये कौन है, स्टमक है, यहाँ पर एक स्पिक्टर, उसको बोलते हैं एलईएस, लोअर इसोफेजियल स्पिक्टर या कार्डियक स्पिक्टर, ये लूज हो जाता है, उसको बोलते हैं जीईआरडी। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैलेसिया। क्या बोलते हैं, कैलेसिया। गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आ जाता है, उसका तो जीईआरडी का नाम नहीं होता, आप क्या बोलोगे उसको, कैलेसिया। तो क्वेश्चन आता है कैलेसिया में क्या होता है, एलईएस लूज होता है, तो व्हाट इज ए कैलेसिया, व्हाट इज ए कैलेसिया, उल्टा कर दो, कैलेसिया कभी नहीं आएगा, मेरे को ए कैलेसिया बताना था इसलिए कैलेसिया बताया, क्योंकि कैलेसिया का मतलब है लूजनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्पिक्टर, जीईआरडी का दूसरा नाम है कैलेसिया, तो ए लगा दो, ये आएगा पेपर में। और पक्का नॉन सेट में अगर कोई अपर जीआई से क्वेश्चन आया तो यहां से आएगा, व्हाट इज ए कैलेसिया का क्लासिकल साइन क्या, ये आएगा। पहले तो ए कैलेसिया पता होगा तो क्लासिकल साइन बताओगे, ए कैलेसिया का मतलब क्या हुआ, टाइटनिंग ऑफ एलियस, टाइटनिंग ऑफ या स्पाज्म ऑफ एलियस, भाई टाइट की वजह से तो स्पाज्म होगा, तो आप खाना खा रहे हो, क्लासिकल साइन क्या हुआ ए कैलेसिया का, किसी को ए कैलेसिया है तो क्लासिकल साइन क्या होगा, बेवकूफो, बेवकूफो, ये है इसोफेगस, ये है स्टोमक, इधर ध्यान देना, सुन लेना, और ये है आपका फोड़ा, सुन लो, और ये है एक टाइट हो गया, तो बेवकूफ तुम खाओगे आगे जाएगा नहीं, तो बोल सकते हैं ना कार्डियक स्पाज्म, आपको लगेगा मेरे हार्ट में दिक्कत है, जैसे उसमें क्या लगता था, हार्ट बर्न, जीआरडी में क्या लगता था, हार्ट बर्न, कि मेरी हार्ट की जलन हो रही है, जलन किसमें नहीं, इसोफेगस में, क्योंकि हार्ट के लेवल पे है, जिसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक रेट्रोस्टर्नल कार्डियक स्पाज्म। आपको लगेगा मेरे हार्ट में स्पाज्म आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दिक्कत क्या है, हार्ट के लेवल पे है, और आप खाना खाओगे आगे जाएगा नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्पेजिया, निकलने में दिक्कत, क्या मैं बोल सकता हूँ ऑर्डिनोफेजिया, पेन ड्यूरिंग swallowing, सही आगे जगह नहीं होगी, तुम खाओगे जो ही खाना यहाँ फंसेगा, कई बार हम जल्दबाजी में खा लेते हैं कोई कड़क चीज, तो यहाँ चुभती है अचानक से, यहाँ आगे जाती नहीं है, जल्दी खाना खा लेते हैं, तो स्पाज्म आ जाता है यहाँ पर, सेम वो फील आगे जाएगा नहीं, यहाँ रुक जाएगा, और आप खाओगे तो हो सकता है आपको वोमिटिंग हो जाए, आपको स्पाज्म फील होगा, कहाँ पर, कार्डियक स्पाज्म, क्या वो हार्ट के अंदर स्पाज्म है, इसलिए बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक रेट्रोस्टर्नल कार्डियक स्पाज्म इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एकेलेसिया। अरे समझ में आया, क्लियर है ना। ओहो, रेट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे, स्पेक्ट्रम के पीछे, कार्डियक, क्या मैं इसको ऑर्डिनोफेजिया बोल सकता हूँ, बोलो ना क्या दिक्कत है, फेजिया का मतलब निकलना, ऑर्डिनो मतलब पेन, ऑर्डिनो का मतलब क्या है, पेन ड्यूरिंग स्विमिंग, क्या मैं इसको डिस्फेजिया बोल सकता हूँ, फेजिया में एस वाला फेजिया नहीं, जी वाला फेजिया, गले वाला फेजिया, एस मतलब स्पीच, जी मतलब गला, इतना तो पता ही होगा, दो होता है फेजिया, एक होता है ये फेजिया, एक होता है ये फेजिया, ये होता है स्पीच वाला फेजिया, ये होता है गले वाला फेजिया, इतना तो पता ही है, ठीक है, तो डिस्फेजिया भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल दो, ऑर्डिनो फेजिया बोलो, चाहे डिस्फेजिया बोलो, चाहे कार्डियक स्पाज्म बोलो, जो मर्जी है बोलो, किस मिला के किसका साइन है, एक्लेसिया, क्लियर हुआ, ये नॉन सेट में आएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं आएगा मींस आएगा, देखो मिनी नॉनसेट में नहीं, नॉनसेट में, मिनी नॉनसेट में नहीं आ सकता, जो भी बता रहा हूँ, 20 दिसंबर के बाद में जो भी चीज बता रहा हूँ छत वाली या कुछ भी, वो एक भी क्वेश्चन 5 तारीख वाले पेपर में नहीं पूछूंगा, मुझे पता है कि तुम लोगों को गलत नहीं करोगे किसी भी हालत में, हाँ उससे मिलता जुलता पूछूंगा, लेकिन कभी वो सेम चीज नहीं पूछूंगा, पक्का नहीं पूछूंगा। चलो देखो नेक्स्ट, ये हो गया था ना, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं लिखा था, तो मैं वो चीज तो नहीं पूछने वाला जो 20 दिसंबर के बाद में आप लोगों ने छत पे जो भी लिखी है, वो कभी और मतलब नॉन सेट में आ सकती है वो, हाँ, नॉन सेट पेपर वही बनेगा जो आप पढ़ोगे ईमानदारी से, सच में, वो बेवकूफ थोड़ी है, वो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा जिसमें वो सबको आता है। हो गया, हाँ जी लिख लिया आप, पक्का, ओके थैंक यू, और क्या न्यूज है, सब सही है।
क्या? ओ माय गॉड, रेलवे में क्या टीटी आएगा? बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं पता कि रेलवे में क्या आएगा। मैंने 1000 बार समझाया आपको कि सीधा क्वेश्चन आ जाए कि कोड प्रोडक्ट्स में कौन सी पोजीशन देनी है तो जनरल इनवर्स, और क्वेश्चन आ जाए आप एक वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, एक लेटेंट फेज में फीमेल है, उसमें हॉस्पिटल में आई है, उसको ये दिक्कत है, बताओ आप क्या करोगे? तो उसका भी आंसर क्या है? ट्रेनर में जब 4 लाइनों में पूछेगा नॉन सेट, रेलवे वाला सीधा सीधा पूछेगा बीएमआई इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, कटलेट इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ, ये रेलवे सीधा पूछ सकता है, क्लियर कट। अरे ज्ञानियों, कैसे समझाए तुम्हें? रेलवे के लिए भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे बताएं कब? मार्च है ना, अभी दिसंबर है, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा है, ठीक है। चलो, लगभग लगभग ऑल फीमेल में हॉट फ्लशेज होते हैं, तो चल लिखो, मतलब मेन साइन है, at least 60% of the women have hot flushes and the night sweat as their main symptoms. बेसिक मैथ आना जरूरी है रेलवे के लिए, प्लीज, बेसिक मैथ, और स्पेशली वो, मैं पूरों की तरह मुंह करके खड़ा था, फिर लेफ्ट चला, फिर थोड़ा और लेफ्ट चला, फिर थोड़ा लेफ्ट चला, अब मेरा मुंह किधर है? समझ में आया? एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की स्पीड क्या है, दूसरा, तीसरा। हाँ तो टाइम वर्क तो सीधी है, टाइम सर सिंपल है, टाइम वर्क तो बिना पेन कॉपी हो जाएगा, उसमें तो छोड़ो, भूलो मत कि 2 जने किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 3 जने कितने दिन में करेंगे, एक काम एक बार हो गया, दूसरी बार क्यों करेंगे? ऑप्शन आ जाएगा, एक बार हो गया, सिंपल है। मैं अपन डिस्कस करेंगे कभी, आप तो मैथ रीजनिंग पूरी पढ़ लो। मेरा एक फंडा है, एक फंडा ये है, अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी, जैसे मेरा भाई है एग्जाम्पल, कोई भी मेरे को बोला एक दिन कि मेरे आज तक कभी मैंने उसको नर्सिंग का एन नहीं पढ़ाया है, उस दिन मेरे को एक दिन बोला ऐसे मुझे पढ़ा दो, मैंने कहा ना, मैं एक शर्त पे पढ़ा सकता हूँ किसी भी कैंडिडेट को, पहली शर्त यह है कि एक बार वो पूरा सिलेबस पढ़े, क्लास ले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 8 महीने तुझे पढ़ूं एक कैंडिडेट को, 500 का बैच है, एक को नहीं पढ़ा सकते, हाँ पूरा बैच पढ़ ले, उसके बाद में 45 दिन में पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ये गारंटी। लेकिन एक बात क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो पहली बार हम किसी को नहीं पढ़ा सकते। मुझे आज तक इसके ऊपर डाउट था कि ये मतलब नहीं पढ़ सकता, लेकिन पिछले 2 4 5 दिन से बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि सिचुएशन हो सकता है। पता है क्यों? जब अंदर सवाल उठने शुरू होते हैं ना, मेरे को कल बैठे बैठे पूछ रहा है, आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, कल भी पूछा, आज भी पूछा, सुबह हाँ मैं बैठा था ऐसे चाय पी रहा था कि स्केलेटल सिस्टम का मैं पूरी क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद इसमें इसके जो मेन पॉइंट है ना वो क्या क्या वो बता देना। मैं कहा मेरे को जॉइंट में कौन सा क्वेश्चन बनता है, बोन में कौन सा बनता है, और डिजीज में कौन कौन से आते हैं। मैंने कहा इसको बोलते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी। अब इसके दिमाग में शुरू हो गया, इसका मतलब अब इसकी पढ़ाई पढ़नी शुरू हो चुकी है, मतलब इसका मतलब यह है कि अब ट्रैक पे चढ़ा है, स्पीड नहीं पकड़ी है। अब ये फ्यूचर में ऐसा पढ़ा तो 6 8 10 महीने बाद कहीं ना कहीं सेट हो सकता है। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है चल रहा है, आज तक मैंने अभी तक किसको एन नहीं बताया नर्सिंग मेरी तरफ से, कभी मत पूछना, मैंने पूरा बोल रखा। जब तक एक बार सिलेबस नहीं हो जाए मैं कितनी भी हेल्प नहीं कर सकता किसी की, क्योंकि पहली बार पढ़ाने के लिए पूरा बताना पड़ेगा, NURSE में ई का मीनिंग क्या है ये बताना पड़ेगा, है नर्स में ई का मीनिंग क्या है, तो इसलिए आपको पूरा नर्स पता होगा तब हम बताएंगे ना कि नर्स कौन थी, तो इसलिए प्लीज बी, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं कुछ नहीं बता सकते। क्या बोल रहे? हाँ तो बिल्कुल नंबर वाली कोई ना, आप सुनो सिस्टमेटिक चेंजेस पढ़े अब देखो आप ऐसे लिखोगे सिस्टमेटिक चेंजेस, अरे चुप रहो, एक तरफ लिखो ऐसे यूट्रस ऐसे लिखो, एक तरफ लिखो आप एफटी, एक तरफ लिखो ओवेरी, एक तरफ लिखो वजाइना, और क्या बच गया, बस ये लिखो ऐसे, देखो कैसे, पर इसके बारे में लिखते जाओ। तो यूट्रस में क्या लिखोगे, श्रिंक, श्रिंक मतलब हाइड्रोपी, ठीक है। एक किसी यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लिखोगे मोर चांस ऑफ प्रोलैप्स। ऐसा कोई बता सकता है कि मेनोपॉज में प्रोलैप्स के चांसेस क्यों, जरूरी नहीं है हो, चांस है, ऐसा कोई बता क्यों? क्योंकि लिगामेंट जो ए से रिलेटेड लिगामेंट क्या होता है, हो जाते हैं, लिगामेंट लूज हो जाते हैं, तो यूट्रस को 3 प्रकार के लिगामेंट कसकर बांध के रखते हैं, तो लिगामेंट लूज हो जाते हैं इसकी वजह से, तो मसल्स लूज हो जाती है, मसल्स यूटेरोसैक्रल, वो हम पढ़ेंगे जब प्रोलैप्स पढ़ेंगे तब, तो उसकी वजह से प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इज प्रोलैप्स, व्हाट डू यू मीन बाय योर प्रोलैप्स, है किसी भी यूट्रस की किसी भी एनाटॉमिकल पोजीशन में डेविएट हो जाना, नीचे की तरफ आ जाना, प्रोलैप्स कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोलैप्स एंड इन्वर्जन, सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोलैप्स एंड इन्वर्जन सेम है, सेम है। तो प्रोलैप्स में भी पूरा हो सकता है, तो इसकी भी स्टेज है, इसकी 3 है उसकी 4 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज प्रोलैप्स व्हाट इज इन्वर्जन, इंपॉर्टेंट है, जैसा है वैसा का वैसा बाहर आता है। एनाटॉमिकल उसके जो ऑर्गन में चेंजेस नहीं आता, अंडर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, सर्विक्स आगे तो आगे रहेगी। प्रोलैप्स का मतलब है एज इट इज एनाटॉमिकल पोजीशन से बाहर आ जाना, सेम जैसे यूट्रस ऐसे है, तो पहले यहाँ पर था, अब वो वजन से बाहर आ गया, लेकिन है वैसे ही, फंडस का ऊपर ही है फिलहाल, ये सर्विक्स है, ये साइड वाला पार्ट है, तो एज इट इज एनाटॉमिकल लोकेशन से बाहर आ जाना प्रोलैप्स है। और इन्वर्जन का मतलब है उल्टा हो जाना, जैसे ये यूट्रस है, ये फंडस है, ये पार्ट बाहर आ जाएगा, ये पार्ट पीछे हो जाएगा, इन साइड आउट, जैसे पॉलिथीन को बीच में से पकड़ के तुम आगे ले लो, साइड वाला पार्ट क्या जाएगा पीछे, इन साइड आउट यूट्रस का बाहर आ जाना, इन साइड आउट का मतलब जो पार्ट ऊपर था वो पार्ट बाहर है, जो पार्ट साइड में था सर्विक्स वो तो पीछे रहेगी, उसको बोलते हैं इन्वर्जन, है ना, थोड़ा डिफरेंस है। तो मोर चांसेस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है।
लिखा नहीं लिखा? तो यूट्यूब से नीचे बॉडी सर्विस रेशियो के बारे में लिखोगे, लिखवा दो, लिखो क्या, जल्दी करो प्लीज, इतना ज्ञान नहीं है और पास। आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्शन क्या लिखोगे, हेड बार 1:2, प्यूबर्टी 2:1, रिप्रोडक्टिव एज, इसमें वापस मैंने क्या करवाया था उसमें 3:1, प्यूबर्टी से पहले 1:1, प्यूबर्टी में 2:1 था ना, प्यूबर्टी में कितना था 2:1, प्यूबर्टी से पहले 1:1 हो गया था ना, ये गलत हुआ, सही है, हाँ 1:1, ऐसे सही है, बेवकूफ, सही है, क्या सही है, ये तो होगा। यूट्रस के बारे में लिख दो फटाफट। यूट्रस की कैविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यूट्राइन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करता है? और पूछा है, मतलब मैंने पूछा है, तो यही समझ लेना कि नॉन सेट ने पूछा है, बेवकूफ नहीं हूं जो पूछा है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लिया ना बहुत भारी पड़ेगा, कुछ सोच समझ के पूछा है। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम इनफर्टिलिटी में पढ़ेंगे, वो हिस्टोसाल्पिन ज्योग्राफी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करना हिस्टोसाल्पिन ज्योग्राफी, फैलोपियन ट्यूब की ग्राफी करना साल्पिन ज्योग्राफी कहलाता है। तो हिस्टोसाल्पिन ज्योग्राफी के लिए कौन सा कैन्युला यूज करते हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ना 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 ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे, याद नहीं हो, याद रखना जब पढ़ाऊं तब, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन गायनिक में भी तो आता है, जरूरी नहीं है बॉक्स में से। ये हो गया, ये हो गया, अरे ये हो गया क्या, इतना टाइम कहाँ है, सर्वाइकल सीक्रेशंस थिक हो जाते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं, ये होगा सर्विक्स में चेंज, तो यूट्रस हो गया चेंज। अब नेक्स्ट ऑर्गन और ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जल्दी करो प्लीज। आगे बढ़े, अब बातें नहीं करनी कोई भी, अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो जहां मैंने फैलोपियन ट्यूब लिखवाया था वहां लिख दो क्या हो जाती है, थिन और सीलिया डिसअपियर, फैलोपियन ट्यूब ऐसे लिखा था आपने, उसके नीचे कर दो थिन हो जाती है, और सीलिया, सीलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब, ट्यूब के अंदर ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, ओम को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जाइगोट को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो उसमें लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि म्यूकस कम हो जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस भी तो बनता है, तो एज रिलेटेड ड्राइनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से इसमें जो ये सीलिया होता है ये काम करना कम कर देते हैं, ये क्या करते हैं इस ओम को, या फिर अगर इसको मार दे तो क्या बन गया जाइगोट, इसको क्या करते हैं मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वापस कहां भेजने के लिए, यूट्रस में भेजने के लिए, तो सीलिया डिसअपियर हो जाए तो भी फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करेगी, तो सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा ट्रेकिया में भी होते हैं ना, बहुत सारी जगह टिश्यू पढ़ोगे आपको पता चलेगा, ऐसे सीलिया होते हैं। ओवरी कैसी हो जाती है, तो ओवरी नीचे क्या लिखोगे, स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी और पेल और व्हाइट एकदम चिन पेल जैसी हो जाएगी, ओवरी बादाम जैसी होती है और ज्यादा हो जाएगी, तो वो मतलब नॉर्मली ओवरी बादाम जैसी होती है, और मेनोपॉज के बाद में जो ओवरी हो जाती है वो चूसा हुआ किसमिस किसमिस जैसी हो जाती है, क्या किसमिस बोल दिया, किसमिस हो जाता है कई बार ऐसे। अरे आम चूसने के बाद उसकी गुठली कैसी रहती है, हाँ मान लो तुम कुछ भी मानो ना, आई डोंट केयर, कर देना नैरोइंग, आपको ऐसे लिखना है, डोडलिन बेसिलस डिसअपियर, पीएच एल्कलाइन, इनकोइटस नैरो, डिस्पाइरियोनिया एटोड, ये वजह के सारे साइन है। वजह का दूसरा नाम क्या होता है, ऑल, COLP। चीजें बहुत सारी पढ़ानी है, बट कई बार क्या होता है कि पेपर नहीं होता तब तक हर चीज बता नहीं सकते, 2000 रुपये खा जाओगे तुम, मैं नहीं चाहता किसी को 2000 मिले, ये भी तो पर्पज है, और अगर किसी ने नकल कर दी तो 50,000 लूंगा, पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो पैसे नकल करके 20,000 लेके आ जाए, मेरे 15 दिन की सैलरी खा जाए, ऐसा मत करना प्लीज, ध्यान रखना है क्या कह रहे हो, नहीं पढ़ाने का बहुत मन करता है, मैं ऐसा नहीं है, जब मैं घर पे बैठा रहता हूँ सोचता रहता हूँ कि हाँ और अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए आप लोगों को, और अच्छे से कैसे, कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, लेकिन जो भी अच्छा है, सेनाइल वेजिनाइटिस। आगे बढ़े, देखो जितना लिखोगे फास्ट उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा तो फिर अब कोई बंदा कितना भी नाचना जानता है, स्पीकर बंद हो जाए क्या वो नाच पाएगा, सेम वही है, तुम लोग मेरे को ऑपरेट नहीं करोगे तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, बस सीधी बात है, प्लीज इसलिए स्पीड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलता मैं कब बाइक आउट कर दूंगा कुछ टॉपिक, क्यों, एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज में हमारे हर एक ऑर्गन की टोन कम हो जाती है, फ्ले भी हो जाता है एक ऑर्गन, तो ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगा, फ्ले भी हो जाएगा, तो जितना एक फ्लो के साथ में यूरिन आ रहा था उतना नहीं रह पाएगा, तो नर्व सप्लाई में ब्लड सप्लाई में सब में चेंज हो जाता है, तो जितना यंग एज में यूरिन का जो स्ट्रीम रहता है उतना मेनोपॉज की एज में नहीं रहता, इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा यूरिन ब्लड में होगा, बार बार अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी फील होगा फीमेल को, होगा कि नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं कि केगल एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है, तो अर्जेंसी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज विद एज, थोड़ा सा यूरिन बनेगा तो भी आपको जाने का अर्ज होगा,
और ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बोनी टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? अभी आपने देखा होगा, आप कभी कभी आपके मन में आता है ना कि है ना ये तो ऐसी फालतू चीजें बताते रहते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अभी एमएससी नर्सिंग का पेपर हुआ कुछ दिन पहले, आरयूएचएस की एमएससी नर्सिंग का 120 क्वेश्चन थे। कितने थे? 120। वो 120 क्वेश्चन पढ़ना तुम, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक में से पिछले दो तीन महीने में से सिर्फ छत में से पढ़ के गया उसके भी 80 नंबर आएंगे। 120 में से 80 नंबर आ जाएंगे। वो सिर्फ कहां से पढ़ के गया इन 2 महीने में? सिर्फ छत, ओनली छत। तो अब सोच लो, आप आइडिया लगा सकते हो कि हम क्यों इतना एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं। किसी का पेपर में आ सकता है इसलिए, बाकी क्या लेना हमें? तुम पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक। फोन मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो किसकी रिस्क बढ़ जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस की। लंबा फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट फ्रैक्चर हो सकता है, फीमर नेक का फ्रैक्चर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? फीमर की नेक एज के साथ में फीमर की नेक टूट जाती है। बोलते हैं ना कि वो बॉल टूट गई, फीमर बॉल टूट गई, वो नेक टूट जाती है। तो वो फिर पैर ऐसे एक्शन रोटेट होता रहता है। एज के साथ में फीमर नेक का फ्रैक्चर होता है, लंबा फ्रैक्चर होता है। और रिस्ट, इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? डिस्टल रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल रेडियल अल्ना का फ्रैक्चर हो जाए। रेडियस के डिस्टल पार्ट का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? रेडियस के डिस्टल पार्ट का फ्रैक्चर। मीडियम नहीं, डिस्टल समझते हो? ये रेडियस अंगूठे के साइड वाले बोन को क्या बोलते हैं? उसके डिस्टल पार्ट के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ऐसे क्या कर रहे हो तुम? अरे कुलीज फ्रैक्चर, कुलीज नहीं होता। कुलीज फ्रैक्चर नाम नहीं सुना? कुलीज फ्रैक्चर इधर वाला होता है, मोंटेसी फ्रैक्चर इधर वाला, कुलीज फ्रैक्चर। डिस्टल रेडियल रेडियस पार्ट का ऐसे गिरते हैं, ऐसे नीचे गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं। ऐसे कोई नहीं गिरता, कभी नहीं गिरना। कोई भी गिरता है तो ऐसे गिरता है। तो ऐसे हाथ होता तो भी गिरते हुए वो क्या करेगा? ऐसे करेगा। इसलिए ये पार्ट ज्यादा गिरते हैं तो फ्रैक्चर होता है। जैसे हाथ के सारे गिरते हैं तो उसमें कुलीज फ्रैक्चर हो जाता है। डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर क्या, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज एनीमिया नहीं, कुलीज एनीमिया किसी दूसरे का नाम है। कुलीज फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर कहलाता है। कुलीज एनीमिया थैलेसीमिया मेजर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइनर को नहीं। थैलेसीमिया मेजर का दूसरा नाम है कुलीज एनीमिया। फीमर का हेड कौन सी कैविटी में फिक्स रहता है? ये हमारे 10वीं क्लास में आता था, आपके भी आता होगा। उस कैविटी का नाम क्या है? एसिटाबुलम कैविटी। ह्यूमस का हेड कौन सी कैविटी? ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? फीमर ह्यूमस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में ये हेड, ये दोनों कौन से जॉइंट है? ऐसा कोई भी जॉइंट जिसमें एक बोन बॉल जैसा काम करती है, दूसरा सॉकेट जैसा काम करती है, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हमारी बॉडी में 3 प्रकार के जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट है। एक तो है ये, एक है ये, एक लिखो लिखो तुम सीरियस लिखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लिखो। क्या होता है तीसरा? ईयर में, ईयर में होता है। ईयर के अंदर 3 बोन होती है ना, मीडियस इंगस स्टेप्स। तो ये 2 बोन के बीच में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। आप पढ़ना कौन कौन सी 2 बोन के बीच में है ना, उसमें होता है। ये जो जॉइंट है ना, ये हिंज जॉइंट है। नी जॉइंट और ये जॉइंट और ये जॉइंट, एक ये फैलेंजेस के बीच वाला, एक ये और एक ये। हिंज, हिंज का मतलब है दरवाजा। हिंज का मतलब क्या होता है? कब्जा, दरवाजा। दरवाजा 90 डिग्री एंगल पे खुलता है। ऐसे नहीं, दरवाजा उल्टा कर दो तो इसको उल्टा कर टूट जाएगा भी। ऐसे हो सकता है, ये पीछे नहीं जा सकता। देखो नहीं जा सकता, ये दरवाजा है। ये भी क्या है? दरवाजा है। ये भी क्या है? 90 डिग्री एंगल पे मूवमेंट होता है एक एक्सिस पे। उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, दरवाजा संधि, कब्जा संधि बोलते हैं हिंदी में इसको। कौन सी संधि बोलते हैं? हाँ, इंटरफेरेंजिस, HING, HING। नेक्स्ट देखो, मेनोपॉज में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं? सीरियस का, सीरियस में देखो, रिस्क ऑफ सीएडी इंक्रीज, रिस्क ऑफ सीएडी एज इंक्रीज। कैसे? अभी बताते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी डिजीज जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लाक जमने की वजह से होती है, एमआई, एंजाइना, कुछ भी ऐसी डिजीज जो कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, वो सीएडी कहलाती है। एमआई भी उसी में आता है, एंजाइना पेक्टोरिस भी उसी में आता है, कोई भी। तो रिस्क ऑफ सीएडी एज इंक्रीज। अब बता देते हैं क्यों। आगे बढ़ो। बिकॉज ऑफ डिक्रीज एस्ट्रोजन, एचडीएल डिक्रीज, एलडीएल इंक्रीज, टोटल कोलेस्टेरॉल इंक्रीज, टीजी इंक्रीज, वीएलडीएल इंक्रीज। तो ये चारों बढ़ेंगे और ये कम होगा, तो ये बॉडी के लिए अच्छा थोड़ी है, है? इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। इन पांचों को क्या बोलते हैं? तो बोलो सीधे, एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। एचडीएल को गुड कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। तो मेनोपॉज के बाद में बैड कोलेस्टेरॉल कंपैरेटिवली बढ़ने लगता है एज कंपेयर टू गुड कोलेस्टेरॉल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सा डेंसिटी? ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आता है कि फैट में उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? डेंसिटी के आधार पे करते हैं, है ना? हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी। इसमें से कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड कौन सा है? कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड कौन सा है? एचडीएल। कौन सा है? ये कार्डियो डिस्ट्रक्टिव है। ये हार्ट को डैमेज करने वाला है, इसलिए इसको कार्डियो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ये हार्ट को बचाने वाला है, इसलिए इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव बोलते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला। आपने नोटिस किया होगा जब आपने कभी किसी डीएम कार्डियोलॉजी किसी पेशेंट को दिखाया ओल्ड एज को, तो डॉक्टर क्या करता है, कोई कोई ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड की टैबलेट लिखता है। तो कुछ नया नया जीएनएम किया हुआ बंदा क्या करता है, वो घर वालों के सामने इंप्रेशन जमाता है कि डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं, इसको तो एमआई की प्रॉब्लम है और बेवकूफ ने लिखा है ओमेगा 6, 3 और 9 फैटी एसिड। फैटी एसिड तो नुकसान करता है, उसको ये नहीं पता कि ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जो होता है ये हमारी बॉडी में हार्ट को बचाता है। इसको तुम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड। फूफा कैसे फैटी एसिड होते हैं ना, फूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड, न्यूट्रिशन में पढ़ोगे आप, अभी हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर क्या होता है कि एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। कौन से फैटी एसिड होते हैं? एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी फैट जो हमारी बॉडी में नहीं बनता। एसेंशियल की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई भी फैट जो हमारी बॉडी में नहीं बनता लेकिन उसके बिना बॉडी में डिजीज हो सकती है। इसका मतलब जिसका डाइट में लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है, नहीं तो बॉडी में डिजीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं एसेंशियल। तो ऑल फूफा एसेंशियल फैटी एसिड, तो फूफा जी जरूरी है हमारी बॉडी में। तो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, एक होता है सुनना लिनोलेनिक, आगे कुछ नहीं पता अल्फा लगा देते हैं। लिनोलेनिक में भी कौन सा, ये पीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा लिनोलेनिक एसिड बॉडी के लिए अच्छा होता है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक, ओलिक, ये फूफा में आते हैं तीनों। अब इसमें एक ओमेगा 3 है, एक ओमेगा 6 है, एक ओमेगा 9 है। कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कौन सा ओमेगा 9 फैटी एसिड है, कौन सा ओमेगा 6 फैटी एसिड है? कोई बता सकता? होमवर्क है ये। ओमेगा कौन सा है फैटी एसिड, जगह लिख दो आप, छोड़ दो, 3 लिख देना अच्छा है। ये कौन सा है, जगह छोड़ दो। ये कौन सा है? ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, ये कल कॉलम भर लेना अपने हिसाब से। ओमेगा गलत लिख दिया मैंने, हाँ मुझे लग रहा होगा शायद गलत लिख दिया ओमेगा, हो सकता है मैंने ऐसे ही, हाँ ऐसा होता होगा, मतलब ऐसे ही कुछ होता है। मैंने आधा डब्ल्यू लिख दिया ना, कोई ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, छोड़। ये बता दो, ये बता दो जल्दी, नहीं बता रहे? हाँ हाँ वो तो गलत है आपका, ऐसा नहीं होता वो ये छोड़ो ना, क्या करना, ओमेगा नाम है बस, मेरे को भी याद नहीं है। बता दो, उल्टा याद कर लो, बस उल्टा याद कर लो, किसी को याद नहीं है तो उल्टा याद कर लो। समझ में आया क्या उल्टा? किसको समझ में आया? जो डेबी स्पेलिंग सबसे बड़ी है वो ओमेगा 3, स्पेलिंग सबसे छोटी है ओमेगा 9। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, क्लियर? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। छोटी स्पेलिंग बड़ा ओमेगा, बड़ी स्पेलिंग छोटा ओमेगा, बस। ये तो हो गया आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मामला। तो मेनोपॉज में किसी कंडीशन में भी ओमेगा फैटी एसिड खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो फूफा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूफा जी नहीं खाते ना तो स्किन कैसी हो जाती है? फूफा जी नहीं खाने पे स्किन कैसी हो जाती है? मेंढक, बोला अभी समझ में नहीं आया, मेंढक जैसी टोड लाइक स्किन। क्वेश्चन आता है एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? प्राइनोडर्मा, टोड लाइक स्किन, ड्राई ड्राई रफ रफ स्किन, ड्राई रफ। आपने, हाँ लिखना था, लिखना था, क्या है हो गया, साथ साथ में तो लिखवा रहा हूँ, लिखना है क्या नीचे वाला? आप सुनो, स्किन में जब किसी फीमेल को मेनोपॉज होता है, ऐसा बोल रहे हैं कि एज तो जाती है भाई, क्या ये सारी चेहरे की रौनक एक जैसी रहती है? नहीं रहती है। तो इसलिए ज्यादा चेहरे पे घमंड नहीं करना चाहिए। और ना स्किन के ऊपर कैसे रिंकल्स आ जाते हैं? फास्ट स्प्रिंग रिंकल्स। आंखों के नीचे क्राउ फिट अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस? यहाँ पर क्राउ फिट अपीयरेंस, पूरी स्किन के ऊपर फर्स्ट स्ट्रिंग रिंकल, इसका मतलब ज्यादा घमंड नहीं करना। ये वक्त ढल जाएगा, हाँ सच कह रहे हैं ढल जाएगा, ज्यादा इतना नहीं करना चाहिए। ब्रश में तो इतना लिखना फ्लैपी बस। हम्म, ये बोलते हैं फीमेल में एस्ट्रोजन कम होने की वजह से रिंकल आते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से टोन कम हो जाती है। टोनिक हार्मोन बोलते हैं, मेल टेस्टोस्टेरोन, हाँ एनर्जी बूस्टर स्टेमिना, ये सारे के लिए कौन रिस्पांसिबल है? टेस्टोस्टेरोन, बस सिंपल। वो कोई प्लास्टिक का बने हुए थोड़ी है, मेल मेल भी तो ह्यूमन बीइंग है, तुम ऐसा मानते हो, ऐसा सब नहीं होता। डायग्नोसिस हम कैसे मानते हैं कि मेनोपॉज हो रहा है? कैसे मान लिया कि मेनोपॉज हो रहा है? तो सुनो, 12 महीने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एब्नॉर्मलिटी है। अब किसी अलग वजह से भी हो सकती है, हीरो चुप हो जाओ वरना मुक्का पड़ेगा। किसी और देखो, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में क्या पूछोगे, कोई आएगी कि मेनोपॉज है कि नहीं है, तो पहले ही क्वेश्चन आएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हिस्ट्री बताओ, तो वो बोले कि 12 महीने से साइकिल चेंज हो गया, तो पहला क्राइटेरिया। तो जरूरी थोड़ी मेनोपॉज, तो फिर वो पूछेंगे तुम्हें वो साइन सिम्टम जो मैंने बताया ना, और मैसेज वाला कि तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, वो बोले कि हाँ ऐसा वैसा हो रहा है, तो दूसरा भी सही, इसका मतलब मेनोपॉज की वजह से। और कंफर्म करो, लैब टेस्ट कराओ, एस्ट्रोजन कम हो गया, हाँ फिर चेक कराओ एफएसएच बढ़ गया, ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो फिर फीमेल को लिख के दे देना है, आप में जो भी है वो मेनोपॉज की वजह से और कोई रीजन की वजह से नहीं है। बढ़िया लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, मौज करो। फीमेल की जी एज जो ही 40-45 को क्रॉस करती है तो उसको एक तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, ठीक है मान ली मेनोपॉज की वजह से।
उसको कोई और कौन सी डिजीज का रिस्क हो जाता है? हाइपरटेंशन, वेरी गुड। और अगर आप सच में साइकेट्रिक नहीं है, वो फिजियोलॉजी से बताना है, साइकेट्रिक कोई दिक्कत थोड़ी होती है उसको, बीमार थोड़ी होती है। जो उम्र ढल जाए दादागिरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पंचायत ज्यादा नहीं करनी, ऐसा मैंने कहीं सुना था कि जो एज जाती है और घर में बहू आने लगती है तो खुशी खुशी अपने अलमीरा की चाबी और सारे सामान की चाबी बहू को दे देनी चाहिए, ताकि बहू इज्जत करती रहती है। अगर नहीं दोगे तो फिर वो गिरेगी कुछ नहीं। इसलिए इज्जत बचानी है, मेंटेन करके रखनी है, तो आपने बोलना है कि तो खुद संभाल। तो फिर वो काम तो अपनी मर्जी से करेगी, लेकिन पूछेगी माँ जी मैं ऐसे कर लूँ, हाँ कितने पैसे खर्च करने होंगे, तो फिर आपको लगेगा मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, ऐसा लगता है। ये तो ऐसी बात है, बट डिजीज कौन सी होती है वो बताओ? डिमेंशिया तो मेल में भी होता है, तो मेमोरी का डिसऑर्डर है। डिमेंशिया धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजेस है, 60-70 साल की। और नहीं वही हो गया, इसका डिसऑर्डर नहीं है। मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए मेनोपॉज के बाद फीमेल को डाइट से रिलेटेड? मतलब इसका मतलब आप प्रत्येक समय चौकन्ने नहीं रहते। द रिस्क ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन इज वेरी हाई आफ्टर मेनोपॉज। गॉल ब्लैडर का स्टोन होने के पूरे चांसेज है, फुल चांसेज है। हाई फैट डाइट नहीं खा सकते मेनोपॉज के बाद में। और वैसे उसको कौन सा गॉल स्टोन चांसेज है, कौन सा स्टोन का? गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलिलिथियसिस। कोलिलिथियसिस का मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब है गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। तो कोलिलिथियसिस की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, फिर हमें गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ज्यादा फैट डाइट खाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसको की थैली में, कौन सी थैली में क्या हो सकता है, बाटे जमा हो सकते हैं। बाटे मतलब हाँ, तो ऐसा याद क्यों नहीं रहता? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कोई मेरे जैसा, बाई चांस आपने किसी शादी में गए, खूब सारा खाना खाया, खाना खाते ही राइट अपर क्वाड्रेंट में सीवियर पेन हो रहा है, सांस लेते हो तो पेन बढ़ता है, बताओ क्या हो गया? क्या जवाब दोगे? अरे कोलिसिस्टाइटिस हो गया। आंखें बंद करके जवाब देना है। राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन है? गॉल ब्लैडर है। सांस के साथ दर्द हो रहा है, उसको मल्टी साइन बोलते हैं। कौन सा साइन? क्योंकि जो आप सांस लंबा लोगे, लंग्स नीचे की तरफ जाएगा, कोस्टल मार्जिन को कंप्रेस करेगा, डायफ्राम कंप्रेस होगा, पेन होगा। पेशेंट कांट टेक डीप ब्रीथ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लंग्स वॉल्यूम, कंप्रेस द डायफ्राम, सॉरी गॉल ब्लैडर, उसको मल्टी साइन बोलते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में गॉल ब्लैडर होता है। और भयंकर खाना खाने के बाद में मिड एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है और लेफ्ट लेफ्ट साइड में रेडिएट कर रहा है बैक में, तो क्या हो गया? पेनक्रेटाइटिस हो गया। अगर पेन लेफ्ट बैक में रेडिएट कर गया तो क्या है? पेनक्रेटाइटिस। राइट अपर क्वाड्रेंट में तो क्या है? कोलब्लेडर्स, मतलब कोलिसिस्टाइटिस है। अगर किसी को कोलिसिस्टाइटिस हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, गॉलब्लैडर निकालते हैं ना, मतलब या तो स्टोन निकालते हैं या फिर पूरा गॉलब्लैडर निकालते हैं। तो उसमें एक स्पेशल टाइप की ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब को क्या बोलते हैं? टी ट्यूब। टी शेप की होती है। कैसी होती है? टी शेप की होती है, इसलिए इसको इधर ये गॉलब्लैडर की साइड में और ये ऐसे बाई डक्ट यूटेनम में होती है, इसलिए इसको कौन सी ट्यूब बोलते हैं? टी ट्यूब बोलते हैं। कोलिसिस्टाइटिस में कौन सी ट्यूब लगाते हैं? टी ट्यूब। तुम्हें याद नहीं रहता रे कुछ भी क्या सर? ऐसे क्यों करते हो तुम? ये हो गया मेनोपॉज के। अब आता मैनेजमेंट। ऐसे जैसे मैडम बैठी है वैसे ही एक्सरसाइज करनी, सच में। पढ़ाई करनी पड़ती रहेगा, बीच में थोड़ा सा भी टाइम मिले ना आपको पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे जैसे देखो मैं बताऊं मैं कैसे पढ़ता रहता हूँ। कैसा भी पेपर मिला मुझे, मैं कहीं से आंसर की कबाड़ता हूँ उसका, फिर उसमें ऐसे लिखता हूँ कि पहले का ये राइट दूसरा लिख दिया, पहले से अकाउंट में सिर्फ नंबर लगाता हूँ, सिर्फ नंबर। फिर क्वेश्चन करते हैं कि मैंने किया ए, किसी में किया सी, किसी में किया बी, किसी में किया डी, फिर आंसर की के साथ मिलाता हूँ, मेरा पहला सही था, मेरा दूसरा मेरा भी गलत है। मतलब मैंने सोचा कुछ, एग्जाम में कुछ और सोचा, मैं जल्दबाजी में सोचा हालांकि, फिर बाकी सब सही हुए, बीच बीच में 2-3 और गलत हुए। तो ऐसे फिर लास्ट में सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन किए, 3 छोड़े हुए हैं, 90 सही है, 5-7 में डाउट है, मतलब गलत मान सकते हैं। ऐसे कि जो गलत है उसको वापस उसी टाइम देखना है कि अच्छा आपने छोड़ा था, क्यों छोड़ा था इसको, हमने सोच लिया था ये इसका आंसर ये, अच्छा ऐसा आ सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आपने ऐसे सोचा लेकिन इसने ये माना, जो गलत है उसको पढ़ लिया, ऐसे बीच में मिल जाए टाइम, या आपको लिख के रखो नंबर 1 से 100 तक, फिर अपने हिसाब से लगाओ आंसर, फिर आंसर की के साथ मैच करो, सही है गलत है, सही है गलत है, या छोड़ा हुआ है, ऐसे करते रहना पड़ता है। ऐसे तुम सोचो कि हमें कोई यूट्यूब मार के पेट से ज्ञान आ गया, हमें बात नहीं है भाई, कुछ भी बेवकूफ को पढ़ना पड़ता है। तुम भी पढ़ो। अब देखो मैनेजमेंट, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। तो पहले देखो नॉन हार्मोनल, उठो ना, ओनली जस्ट मैनेजमेंट। अरे पढ़ने में आनंद आना बहुत जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। पढ़ाई में आनंद तभी आएगा जब हमें लगेगा कि नहीं ये हमें करना है किसी हालत में, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। कि सपने इतने महंगे देखो कि मेहनत करना मजबूरी नहीं शौक बन जाए। तो सही बता रहा हूँ, तालियों से काम नहीं चलेगा, तालियां तो बजा देते कोई भी। तो देखो नॉन हार्मोनल, पहले कौन से लिखोगे? बस एक ही बात ध्यान रखना, कैल्शियम ज्यादा, विटामिन डी ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, फैट कम, एक्सरसाइज तो रनिंग वॉकिंग जॉगिंग एंड जोगिंग। मजाक भी करते रहना, न्यूट्रिशन मोस्ट इंपोर्टेंट। अपने आप को खुश रखने के लिए, आपको पता है इंसान जितना ज्यादा हंसता है उतना वेसोडाइलेशन होता है, और जितना वेसोडाइलेशन होता है उतना बीपी कम होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लॉबी गैस बोलते हैं नहीं बोलते? नाइट्रस ऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या करती है? वेसोडाइलेशन करती है कि नहीं करती? अगर क्वेश्चन आ जाए कल के दिन कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन न्यूबॉर्न की डेवलप किया, एसिड ऑप्शन में नहीं हो तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड करना पड़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी देते हैं, देते हैं एनएसयू में देखना। तो ज्यादा हंसने से बीपी कम होता है, कार्डियक डिजीज का खतरा कम होता है। बोल लेते दिल यारों के साथ तो न खोलना पड़ता। तो फिर
जोकिंग ऑल्सो, फिजिकल एक्टिविटी। इंसान जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है उससे उसकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंडोर्फिन पर्सन को खुश रखता है। सही बता रहे हैं। कॉफी है कि ये कम करना है, स्मोकिंग, कॉफी, अल्कोहल, ये बकवास चीज है। फूके मारना, जो फूके मार रहा है उसके पास भी एक्टिव स्मोकिंग से पैसिव स्मोकिंग ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि एक्टिव वाला तो ठीक है, लेकिन आप उस समय वो दे रहा है, आप ले रहे हो, दे देना देना आप स्टोर हो रहा है, चलो। सच में पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव, क्योंकि वो तुरंत फेंक देता है बाहर, लेकिन आप उस समय बैठे हो सांस ले रहे हो। होता है कि नहीं होता? तो आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, जा रही है, जा रही है। कैल्शियम, प्रोटीन रिच, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम खाना चाहिए। हम किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में तो बात अलग है, बाकी आपको पता होना चाहिए स्टेरॉइड बोन की फ्रेजिलिटी को बढ़ाता है। बोन फ्रेजाइल हो जाना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस बोन को और ज्यादा तोड़ता है, बोन को वीक करता है। तो जो फीमेल, ये क्वेश्चन आ सकता है, या जो मेल लंबे समय से स्टेरॉइड खाता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क 50% बढ़ जाता है। नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में स्टेरॉइड खाने वाले को फ्रैक्चर ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेरॉइड बोन की डेंसिटी को कम करता है। स्टेरॉइड बोन को फ्रेजाइल करता है, तोड़ता है, दुर्गुरी कर देता है। तो स्टेरॉइड से रिस्क बढ़ता है। विटामिन डी का ये हो गया आपका नॉन हार्मोनल लाइफ स्टाइल। बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, एक्सरसाइज करो, साइकिल चलाओ। देख ऐसा नहीं हो ब्रेक नहीं हो साइकिल में, ब्रेक नहीं हो, चला और ऐसे चला रहे सामने कार आई, कार को लेके ही जाए पहले जाए आप। तब आपके पास में 10,000 रुपए साइकिल लेके आ गई, फिर बाई चांस एक दिन दूसरे को मैंने पहुंचे, वो पैदल पैदल करके आगे चल रहा, हाँ साइकिल पे चल के, साइकिल आज का नया ट्रेंड है, बड़ी लाते हैं, फिर पैर टिके नहीं और उसको लेके चल दिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा होता है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, पैर भी ब्रेक कुछ काम नहीं, भूल जाते भाई उस टाइम पैर भी तो एक्टिव होने, पैर पहुंच जाते, चलो नीचे लगता है कि हम रोक लेके पैरों से। साइकिल उससे भी नहीं रुकेगी, साइकिल कभी पैरों से नहीं रुकती। हाँ, मैंने भी स्टार्टिंग में साइकिल चलानी सीखी थी, बाद में बीच में मेरे को वापस अभी चस्का लगा, मैं वापस साइकिल लाते हैं। साइकिल लेके आया, एक दिन ऐसे जा रहा था, सामने कोई आया, मैंने उसको चिल्लाना शुरू कर दिया, ब्रेक लगाना भूल गया। मैं ऐसे पैर दबा रहा हूँ, पैर में कहाँ पड़ेगा भाई उससे, फिर जो ही बराबर उसे टकराई, फिर रुक गई, क्योंकि स्पीड कमी होती है। फिर रुक गई, वो सामने आके क्या कर रहे हो, मैंने कहा मेरा लाइसेंस है, मैंने कहा नहीं है। नहीं सीख रहा हूँ भाई। हाँ मैं साइकिलिंग मतलब सीख रहा था अभी वापस, लाइसेंस चाहिए भाई, कोई भी दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। सही में, मैं एक दो दिन ऐसे शौक चढ़ा मेरे को, मैं जेल से तक लेके आया साइकिल। फिर एक दिन मैं साइकिल चला रहा, मेरे दिमाग में पास से एक ऐसी गाड़ी वाला निकला, मैंने कहा साइकिल से अपन फैट कम करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया से 60 किलो वजन कम हो जाएगा। तो 60-65 किलो, मेरे को जिस साइज वो पास से निकला ना, मैंने कहा न्यू जाएगी एक थे, मैंने कहा रहने दो, फैट रहने दो, थोड़ा बहुत फैट चला लेंगे, अभी रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने कैंसिल किया, साइकिल अंदर है। मैंने कहा हो गया क्या ये, आगे बढ़े। अब आता हार्मोनल, हार्मोनल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अगर खैर हीरो जब जान दे दो, यूट्रस इज प्रेजेंट, तो दोनों देंगे। अकेला एस्ट्रोजन नहीं दे सकता, हाइपरप्लेजिया करवा के कैंसर करवा सकता है। और अगर यूट्रस रिमूव किया जा चुका है तो सिर्फ एस्ट्रोजन दिया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबको पता है, ओसीपी किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में ओसीपी, ऐसी कोई टैबलेट जो हार्मोनल है, ओसीपी मान लो ना क्या है। तो हार्मोनल टैबलेट किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? चार बातें हैं, सबको पता होनी चाहिए। अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए ओसीपी किसमें नहीं देना, बेवकूफों, कार्डियक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मोकिंग। चार बातें तो आंख बंद करके याद रखनी है। जहां थ्रोम्बस का नाम आ जाए, जहां कहीं पर भी ज्यादा फैट का नाम आ जाए, चाहे वो स्ट्रोक, चाहे वो हाइपरटेंशन, चाहे वो लिवर डिजीज, चाहे वो गॉल ब्लैडर डिजीज, चाहे स्मोकिंग, तो उसमें हमारा पहला कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस का रिस्क में फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कार्डियोवास्कुलर, लीवर गॉल ब्लैडर डिजीज, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म्स, कैंसर भी तो कर सकता है। एक सवाल पूछो छोटा सा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ना, कौन से कैंसर से बचाती है? अरे ओवेरियन कैंसर से बचाती है, ब्रेस्ट कैंसर करती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया करवाता है। ओवेरियन कैंसर से बचाती है। वॉल्यूम कम, सॉरी मैं भी सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरी आवाज इतनी कड़वी है तो नहीं हो जाता भाई। हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? क्यों, आप सही है, आप ठीक है? अरे सही है अब, पहले जितना ही है अब। मैं धीरे बोल, पहले मैं फास्ट बोल रहा था ना। आपको कब से मतलब ऐसा लगा है, तब से ऐसा लगा था, 1.5 घंटे सेंड कर लिया। कानों में घंटियां बजना क्या कहलाता है? टिनिटस, रोरिंग साउंड। कौन सी साउंड? ROARING, रोरिंग साउंड। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी का साइन है, किसका है? अमीनो ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी का साइन है। और जेंटामाइसिन, अमिकासिन, एक ड्रग होती है ना, इसकी भी टॉक्सिसिटी का साइन है। एक ड्रग होती है और एंटी कैंसर, नाम बता, उसकी टॉक्सिसिटी से भी, हाँ कुछ बोला बोला बोला, उसकी टॉक्सिसिटी से भी ये कानों में घंटियां बजती है। फोटोटॉक्सिक, सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन नाम सुनो पेट, हाँ उससे भी होता है। एबी का मतलब हो सकता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हार्मोन ऊपर नीचे हो गया तो ये हो गया इसका साइड इफेक्ट बस। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये तो हो गया आपका, ये इतना में थोड़ा नहीं देना ना। कैंसर में लिखना ब्रेस्ट कैंसर करती है, कैंसर में लिखना ब्रेस्ट कैंसर।
कैंसर लिखा है उसमें, ब्रेस्ट कैंसर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, कि जिसको ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है उसको आप नहीं दे सकते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो और ज्यादा ग्रोथ करवाएगी। हम आगे बढ़े, हो गया। अब कुछ चीजें डबल हो गई तो वापस लिखना मत। और प्लस एच ये हो गया, कम टाइम कम डोज देनी चाहिए, लिपिड फ्रेंडली डोज देनी चाहिए, ऐसा पता ही है, छोड़ो। चैनल वेजिनाइटिस है अगर किसी को तो क्या दिया मैंने बता दिया आपको, क्या देना चाहिए, एस्ट्रोजन क्रीम। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क मिटानी है तो क्या देना चाहिए, दोनों बातें लिख लो, बाकी सब पता है, ये दो बातें और लिख लो नीचे, ऐड करते जाओ यहाँ से। चैनल वेजिनाइटिस है तो लोकल एस्ट्रोजन क्रीम, और ऑस्टियोपोरोसिस में बाइफॉस्फोनेट, और नाम आपको पता है कौन कौन से, एल्डोनेट और कुछ और आते हैं, दो चार नाम और बताऊंगा अभी। तो बातें पहले लिखी रखी है, ऐसा मतलब ना वापस यूट्रस इंटैक्ट, वही मतलब था, यूट्रस है या नहीं है, इंटैक्ट का मतलब है, हैज बीन रिमूव्ड मतलब चला गया, बस। हाँ क्या, हाँ वो लगाती है, कौन सी, इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है, 30 से 60 मिनट रेंज है, इन दोनों का स्पेशल है 30 और 60। एलन होती है, इबान होती है, जोलिन होती है, रोनिन होती है, खूब सारे नाम है। आगे बढ़ो, बढ़ो क्या, कुछ ड्रग और होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं, और ड्रग, एक है एसीआरएम, नाम बता देता हूँ, एक है ये फाइटोस्टेरोन, क्या है ये, एसीआरएम का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, क्या नाम है, एसीआरएम, क्या लिखो, एसीआरएम, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में और क्या क्या देते हैं जी, पीछे क्या है, कुछ है तो नहीं, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे क्या है, किसमें, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्यों देते हैं, क्यों नहीं देते, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। टीपीएन हर उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसमें पेशेंट क्रिटिकल इल नहीं है, किसी भी ऐसे पेशेंट को टीपीएन नहीं दिया जा सकता जब तक पेशेंट को सारे मॉलिक्यूल्स की नीड नहीं हो। टीपीएन में आयु ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ये पता चल गया अपना, टीपीएन सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जो क्रिटिकली इल है, जिसकी जीआईटी काम नहीं कर रही है और उसको लंबे समय के लिए मरीज को न्यूट्रिशन चाहिए। टीपीएन का मतलब क्या होता है, टोटल टोटल पर एंटेरल न्यूट्रिशन, टोटल मतलब पूरा, पर एंटेरल का मतलब क्या होता है, पर मतलब नहीं, एंटर मतलब इंटेस्टाइन से, ऐसा कोई भी पर्सन जो प्रोटीन और फैट जीआईटी से नहीं ले सकता। आगे ब्लड में डेक्सट्रोज होता है, तो डेक्सट्रोज तो आगे ब्लड में होता है आपके, तो डेक्सट्रोज के लिए तो हम टीपीएन नहीं देते, हम टीपीएन देते हैं प्रोटीन और फैट के लिए। तो प्रोटीन और फैट उसी को दिया जा सकता है जिसकी जीआईटी काम नहीं कर रही है, तो जीआईटी की सर्जरी हो गई, या कैंसर है, या सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन का केस है, या पूरा खराब हो गया है, या उसको 10-15 दिन से आप मरीज को न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। मरीज को 4-5 दिन के लिए अगर कुछ देना है तो 4-5 दिन में प्रोटीन की कमी आती नहीं है, फैट की कमी आती नहीं है, लंबे समय तक मरीज को आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन पे रखना है तो टीपीएन देना पड़ेगा। जैसे किसी को कैंसर है, जैसे आपने किसी का इसोफेगस निकाल लिया, स्टोमक निकाल दिया, किसी का इंटेस्टाइन की सर्जरी हो गई, किसी को लार्ज बर्न है, तो प्रोटीन कहां से दोगे आप, आईवी फ्लूइड में प्रोटीन होता नहीं है, आईवी फ्लूइड में फैट होता नहीं है, तो टीपीएन में तीनों चीजें होती है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें फैट भी होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और आईवी फ्लूइड में ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से टीपीएन की नीड पड़े, तो ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से टीपीएन देना पड़े, टीपीएन तो उसमें दिया जाता है ना जिसमें आपका जीआईटी काम ही नहीं कर रहा हो, तो इसमें आईवी फ्लूइड काम चल रहा है, बाकी वो खा लेता है, इसलिए नहीं देते, और क्यों देंगे, क्या, अकॉर्डिंग टू नीड कंटिन्यू चलता है इन्फ्यूजन से। टीपीएन के बारे में कुछ खास बातें हैं, टीपीएन इन्फ्यूजन कौन से चलेगा, टीपीएन एकदम बंद नहीं होगा, बंद करने से पहले डेक्सट्रोज 10% बेड साइड रखना है, कौन सा, फ्रीक्वेंटली ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना है, ज्यादा फास्ट भी नहीं दे सकते, धीरे भी नहीं दे सकते, 24 घंटे से ज्यादा टीपीएन की बोतल को यूज, चाहे बच गया तो फेंक दो, नया यूज करना है, इसके अंदर अगर कोई भी अनडाइल्यूटेड फैट ग्लूकोज निकला है तो डिस्कार्ड कर दो, सर्कुलेटरी ओवरलोड असिस्ट करना है, हाइपोग्लाइसीमिया असिस्ट करना है, ये सारे टीपीएन के कुछ साइन है। टीपीएन को सेंट्रल लाइन से ही देना है, पेरिफेरल से, वरना क्योंकि टीपीएन है हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड्स, और हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड अगर दोगे तो फ्लेबिलिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा ऑस्मोलरिटी का फ्लूइड है। तो आपको ये 5-7 बातें टीपीएन के बारे में स्पेशली याद रखनी। एसीआरएम के बारे में लिखो, स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। टीपीएन का पहला क्वेश्चन याद रखना, क्रिटिकल इल पेशेंट को दिया जाता है और सेंट्रल लाइन से दिया जाता है, हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड होता है, इसके अंदर डेक्सट्रोज, फैट्स और प्रोटीन होता है। लिख लिया, तो एसीआरएम के बारे में लिख दो, क्या होता है एसीआरएम बताऊं, देखो एक नाम है रिलॉक्सिपेन, जब किसी ऑस्टियोपोरोसिस में हम कई बार रिलॉक्सिपेन भी यूज करते हैं, ये ड्रग होती है जो कि वेजोमेट्रो एरिया को तो कम नहीं करती है, एक्टिवेट होने को रोकती नहीं है, बट ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। टेमोक्सिपेन और ज्यादा करती है, मेनोपॉज आउटफ्लशेस करती है, ये दो नाम है रिलॉक्सिपेन और टेमोक्सिपेन, ये किसमें आते हैं, एसीआर में आते हैं। फिर लास्ट में जो आप नाम पढ़ोगे वो पढ़ोगे ये फाइटोस्टेरोन, ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हॉट फ्लशेस को कम करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करते हैं, कुछ ऐसे देसी सब्सटेंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइटोस्टेरोन। आप प्लांट सब्सटेंस, कुछ प्लांट से बने हुए होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो एस्ट्रोजन जैसा काम करते हैं, तो एस्ट्रोजन जैसा काम करेंगे तो हॉट फ्लशेस कम ही करेंगे, सीधी बात है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से हॉट फ्लशेस हो रहा था। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एस्ट्रोजन जैसा काम करते हैं, जैसे रेड क्लोवर, सोया बीन्स, लेग्यूमिन्स, ये होल सेल्स, ऑयल सीड्स। बेसिक है, ज्ञान है, सिर्फ एग्जाम नहीं आएगा, नाम सिर्फ याद रखना, खुद वाला अंदर क्या है वो कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मेनोपॉज में क्या क्या दिया जा सकता है एक्सेप्ट, तो आपको एसीआर नाम याद रखना है, ये फाइटोस्टेरोन याद रखना है, और एक आप एस्ट्रोजन याद रख सकते हो, एक कुछ ऐसा आ जाएगा जो नहीं दिया जा सकता तो आप हटा सकते हो, बाई चांस आया तो लिख लो।
अब मेरे को इतना नहीं आता ये क्या है, फलियां होगी, मूंगफलियां कुछ है, मेरे को ऐसा आता नहीं, इंग्लिश आती नहीं इतनी। गोवा वावा क्या होता है वो, गोवा ऐसे ऐसे नाम होते हैं है? एक और कुछ नाम होता है जो अनार को क्या बोलते हैं? हाँ, एक पोमोग्रेनेट एंड 100 बीमार। क्या पोमोग्रेनेट, दो को पोमोग्रेनेट होता है, पोमोग्रेनेट। कुकुम्बर क्या होता है? कीड़ा कुकुम्बर बोलते हैं। तो कीड़ा को कुकुम्बर है ना, तो फिर स्पाइनच क्या होता है? स्पिनच थोड़ी होता। हाँ उसको तो उसको पालक को बोलते हैं ना। और हाँ ये धनिया को बोलते, कोरिएंडर पता है इतना तो। टर्मरिक हल्दी को ना। और क्या बोलते, अच्छा जलेबी को क्या बोलते, चलो बताओ। इंग्लिश पढ़ी लिखी लड़कियां बता दो, इंग्लिश को क्या बोलते हैं? फंडल केक क्या बोलते हैं? तुम्हें पता ही नहीं था, देख लो। है, रावड़ी को क्या बोलते हैं? राबड़ी को बोलते हैं बताओ क्या नाम बोलूं उसका, क्योंकि तो नाम बना ही नहीं, क्या राबड़ी से भी होती है, इधर इंग्लिश पढ़ते नहीं है तो बना ही नहीं, कैंसिल कर दिया। हो गया क्या, प्लीज जल्दी। अरे हो गया क्या, राबड़ी, राबड़ी हो गया ना। अच्छा तुम लोग राबड़ी के बारे में जानने लगे सब। मेरे हिसाब से सिर्फ एक नाम लिख दो और ये लिख दो कि ये जो फाइजोस्टेरोन होता है ये शोधन जैसा काम करता है, बस इसीलिए हम इसको देते, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक छोटा सा सवाल पूछ लो। अगर किसी को फूफा की कमी है, फूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी है, तो उसको कौन सा ऑयल यूज करने में सबसे ज्यादा फूफा मिलेगा? किसने पूछा ये आंसर क्वेश्चन? मैं कौन? तो तुम्हारा आंसर सही नहीं हो सकता। सनफ्लावर इज सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट आंसर इज सेफ्लावर। सनफ्लावर सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट इज सफोलेवर, सफोलेवर बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ, सनफ्लावर नहीं है, सनफ्लावर सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट आता है सफोलेवर। क्या बोलते उसको, विस्परिंग, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, SAFFLOWER, क्या बोलते उसको? सेफ्लावर है ना, वो राइट आंसर है, सनफ्लावर गलत है। और अगर किसी को हार्ट डिजीज को बुलावा देना है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा किसमें होता है? कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में 92% एसएफ होता है, कितना? और एसएफ नहीं खाना चाहिए। क्या साउथ इंडियन क्या? हाँ तो फिर मत खाओ ना नारियल के लड्डू। मेरे को नारियल के लड्डू खाने जा रहे हो ज्यादा, क्यों खा रहे हो नारियल के लड्डू? अरे मैं तो कह रहा हूँ मान लो, मानना है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा होता है 92%, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हमारी कार्डियक डिजीज को बढ़ाता है, बात खत्म। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो खाओ, खूब खाओ। मुझे बताया क्या? अरे सुनो, ये मेरे को खत्म हो गया, क्या बात लिखा देखो, सुनो ये लिखना नहीं है, ये जस्ट ज्ञान है, क्या है? एरिया वेयर, वेयर मतलब ये, जहां जहां ये प्रोडक्ट अच्छे होते हैं वहां वहां फीमेल को मेनोपॉज के सिम्टम्स कम आते हैं, क्योंकि उसको मिल जाता है इनडायरेक्टली खाने में, मेनोपॉज के बाद ये चीजें खा लेती है, तो यही बात लिखी हुई है कि जहां जहां ये चीज मिल जाती है खाने को, उसको ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट की डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन का कैंसर एंड वैसे होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन मिल जाता है मेनोपॉज के बाद, तो उसको रिस्क, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लेकिन नहीं है, ये बताना था। जैसे एग्जांपल आता है कि किसको गोइटर नहीं होता, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को कम होता है एंडेमिक गोइटर, क्यों? क्योंकि उसके पानी में आयोडीन होता है कि नहीं होता? ये है ज्ञान जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। क्या है देखो, सपने देखो, मेहनत करो डेडिकेशन के साथ, भगवान का भी साथ होना, सारी चीजें मिलेगी, तब मिलेगी सफलता। सफलता बहुत टेढ़ी चीज है। सपना, 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 अरे सपना कौन सा? ड्रीम्स, ड्रीम सपना। अब लिखो नेक्स्ट 5 वर्ड्स, कहीं लिखो। अब कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ लिखना है, मैं बोलूंगा, आप सुनोगे। प्लीज अब आप चुप रहोगे 2 मिनट। 5 वर्ड का मतलब बता दोगे, मैं आप बताना प्लीज। 5 वर्ड क्या है? 5 वर्ड इज ए वेरी स्वीट पर्सन, तो बता दो, बोलना तो पड़ेगा। ऐसे क्या करो, बताना पड़ेगा ना, ऐसे मैं उस पर लड़ी होगी अब, बैंकर वाली। नहीं बताओ तो लड़ी कर ले, ठीक है बोल। अरे चुप रहो, तुम यही चाह रहे हो लड़ी हो जाए मेरी। नहीं पता 5 वर्ड किसको पता है, मैम आप इधर, हाँ आप 5 वर्ड, बैठो बैठो आप बैठो, बोलो। यूट्रस का बिनाइन ट्यूमर 5 वर्ड कहलाता है, यूट्रस की गांठ जो कैंसर वाली नहीं है। तो मोस्ट कॉमन यूट्रस का ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंट होता है बिनाइन? क्या हर किसी फीमेल को गांठ होती है उसमें कैंसर हो जाता है क्या? तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ फीमेल किस 5 वर्ड, बस खत्म बात। तो 5 वर्ड होगा तो क्या होगा, यूट्रस स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट का मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो इसमें क्या हो सकता है?
एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ फीमेल. ओके, नेक्स्ट वन. इट इज द मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर इन फीमेल. ओके, दो क्वेश्चन. तीसरा, फाइब्रोइड क्या है? यूट्रस की स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू दोनों का क्या हो जाता है ट्यूमर. तो क्वेश्चन आ सकता है, फाइब्रोइड को क्या बोलते हैं? ओ, कौन सा मायोमा? याद रखना, फाइब्रोइड को कौन सा मायोमा. हाँ, सही हो गया. रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? अब एक बात बताओ, रटने से अच्छा ये है, यूट्रस में ट्यूमर हुआ, इसका मतलब यूट्रस का हाइपरप्लेजिया हुआ. पर आपको पता है हाइपरप्लेजिया कौन से हार्मोन की वजह से होता है? और एस्ट्रोजन ज्यादा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी आता है, फीमेल में मेनार्की जल्दी आता है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिस किसी फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल, उसमें फाइब्रोइड होने के चांसेस ज्यादा है? तो इसका मतलब जिस फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा है उसमें मेनार्की जल्दी होगा. ऐसी फीमेल जिसमें सारे हार्मोन है उसके बावजूद भी वो कभी तक मां नहीं बनी, मतलब बनना नहीं चाह रही, 40 के बाद में बनूंगी ऐसा कह रही, तो उसमें चांसेस बढ़ते हैं एंडोमेट्रियम कैंसर के, सर्विक्स कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, वो आर्टिफिशियली सप्रेस करते हैं. एक्ट्रेस में ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती. कैसे ब्रेस्ट फीडिंग? क्योंकि वो खुद मां नहीं बनती. तो नली पेरेंट्स फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ब्रेस्ट फीडिंग वाले फीमेल के कंपैरिजन से ज्यादा होते हैं. क्योंकि हार्मोन तो है, हार्मोन आर्टिफिशियली सप्रेस हो रहा है, तो हार्मोन का यूज नहीं होगा तो क्या होगा? अंदर तो ग्रोथ करवाएगा, कहीं ना कहीं तो लंप ग्रोथ करवाएगा. तो नली पेरेंट्स वुमेन मतलब अर्ली मेंस्ट्रुएशन साइकिल और नली पेरेंट्स वुमेन में एंडोमेट्रियम के कैंसर के भी ज्यादा चांसेस है और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर के भी ज्यादा चांसेस है. सही है. और एज, जो एज बढ़ती, पीसीओडी का मतलब क्या है? हार्मोनल इंबैलेंस. इंबैलेंस हुआ तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है. ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है. फैट डाइट ज्यादा खाना अच्छा थोड़ी है. मेल ज्यादा फैट डाइट खाते हैं तो कौन सा कैंसर होता है? कोलन कैंसर. कौन सा कैंसर? ज्यादा फैट खाने से कोलन कैंसर होता है. फीमेल को भी होने के कुछ ना कुछ चांसेस है. वैसे ही फैमिली हिस्ट्री, किसी को मदर को अर्ली मेनार्की था, लेट मेनोपॉज था, एंडोमेट्रियम का कोई पॉलिप या कोई गांठ का शिकायत है, तो उसकी बेटी को हो सकता है, चांस है, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है. बस रिस्क फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि हो गई होगा. रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है? इसमें चांस ज्यादा है. तो अर्ली मेनार्की, अर्ली पैरा, एज, पीसीओडी, ओबेसिटी, फैट डाइट, फैमिली हिस्ट्री. ये फाइब्रोइड पढ़ रहे हैं हम. क्या पढ़ रहे हैं? फाइब्रोइड इज ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल. याद हुआ है? अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर बताओ, तो आपको याद रखना है अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज दोनों. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में कैसे होता है? एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से होता है. और एस्ट्रोजन ज्यादा किसमें होता है? अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज. भाई दोनों में हो गया ना. एस्ट्रोजन ज्यादा है तभी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी आया, एस्ट्रोजन ज्यादा है तभी तो मेनोपॉज लेट हुआ. तो उसमें चांस ज्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर का. और नली पेरेंट्स वुमेन तीसरा. नली पेरेंट्स का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी फीमेल जिसने एक बार भी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया. हाँ, क्यों होगा पता है? नली पेरेंट्स वुमेन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मीनिंग क्या होता है नली पेरेंट्स का मतलब? ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें पूरी एबिलिटी है कि वो मां बन सकती है, लेकिन उसने एक बार भी बच्चे को जन्म दिया नहीं दिया. इसका मतलब प्रेग्नेंट भी हुई है तो उसने अबॉर्ट करवा लिया. ऐसी फीमेल को क्या बोलते हैं? एक बार भी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा रहेंगे. सीधी बात. नली मतलब नो, नेवर. पहला मतलब वायबिलिटी पीरियड. ये हो गया. क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या मुझे बता दो. ये कुछ देख रहे हैं नोट्स? जगह कम पड़ गई. जगह पड़ी, देखो ये चेयर पड़ी, इधर बैठ जाओ. नहीं, आराम से बैठ सकते हो आप, खूब जगह, कुछ खाली इतना बात नहीं बैठ जाया करो. जरूरी नहीं है चार चार बैठो, ये इधर खाली पड़ा है. अगर आपको कहीं लगता है कि मेरी एल्बो किसी की टेनिस के साथ टच हो रही, तो सीधी बात है, हट जाओ. टेनिस एल्बो की दिक्कत नहीं हो बस. ए भाई सुन ले, मौका पड़ेगा. साइट मोस्ट कॉमन कहाँ हो सकता है? अरे फाइब्रोइड कहाँ होता है? यूट्रस में. 3 दिन बैठ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं. मैं बता रहा हूँ सच में, लगे इससे अच्छा है इरिटेशन हो, क्योंकि एक बार जब हमारे पढ़ने में मूड खराब होता है ना तो 15 मिनट चले जाते हैं. आपके क्या, मेरा तो कुछ नहीं जाता. क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं किसी कारण से हमारा डिस्टर्बेंस हुआ, तो फिर वो 10 मिनट बाद तक मूड सही नहीं होता. फिर ऐसे बोलते रहते हैं. क्या है, आराम से बैठ जाओ, खूब है, 3 दिन बैठ जाओ भाई. उससे भी सुकून नहीं मिला दो बैठ जाओ, दो से नहीं मिला एक बैठ जाओ. आराम से पढ़ो, बस ऐसा लगना चाहिए मूवी का टिकट हम देखे हैं, अपनी सीट खुद की. जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, मैं जानता हूँ, वो एक अकेले बैठते हैं, फुल कंसंट्रेट करते हैं, फुल दोस्तों किसी कोई मतलब नहीं ऐसे. ऐसे यूट्यूब से बाहर लेस कॉमन है. कौन कौन सा होता है जनाओ? मोस्ट कॉमन फाइब्रोइड इज इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड, जो कि मायोमेट्रियम तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाता. एंडोमेट्रियम से ग्रो करता है मायोमेट्रियम तक. दूसरा होता है सब सीरस, मायोमेट्रियम से आगे, सीरस लेयर बाहर वाली लेयर की तरफ, गो टुवर्ड द पेरिटोनियल कैविटी. पेरीमेट्रियम से पेरिटोनियल की तरफ ग्रो करता है, कन्वर्टेड इनटू कैल्सिफिक. बाद में हो सकता है वो कैल्सिफिकेशन हो सकता है, उसमें हार्डनिंग हो जाती है. तीसरा सब म्यूकस, ग्रो टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी. 3 प्रकार के होते हैं. इंट्राम्यूरल मोस्ट कॉमन फाइब्रोइड्स. देखो जल्दी. तो है ना, लड़ने का टाइम मत किया करो यार, ये पढ़ने का टाइम है. अभी लड़ने का टाइम है कहाँ? है ही नहीं लड़ने का टाइम. हमें भी नहीं है तो आपको कैसे होगा? मेरे को कोई बोल देना कुछ, 2 4 आप सब, मैं बोलता हूँ अच्छा लगा और बोल दो बस. इसलिए मैं ड्यूटी पे भी रहता हूँ ना, सब जने बोलते हैं हम आपको कुछ भी बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता. मैंने कहा गुस्सा मैं मेरी मर्जी से आएगा ना, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी आएगा. बस. तो तुम कुछ भी वैसे बोलो, किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मस्त रहना सीखना पड़ेगा. पहले मेरे को भी खूब आता था गुस्सा, फिर पता चला कि गुस्सा करने से खुद का ही नुकसान है भाई. क्योंकि लोग फिर अपने पास अपना कोई सामान नहीं है, लोग जब चाहेंगे तब हमें गुस्सा आ जाएगा. इसलिए गुस्सा वुस्सा छोड़ो,
जॉब लो, सिलेक्शन लो, बढ़िया 1 लाख रुपए महीने के कमाओ, फिर लोगों को गुस्सा दिलाओ, खर्च करो पैसे यूं फुल प्रेस, पैसे खर्च करोगे फिर लोगों को गुस्सा दिलाओ, तुम्हारी सैलरी इतनी होगी कि तुम 12 महीने के 6 महीने खर्च भी कर दोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने पुष्पा मूवी में वो देखा होगा सीन, मतलब लोगों को जलाने के लिए पुष्पा मूवी देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी देखा, पहली पुष्पा 1 के अंदर उसके पास में 4 लाख पहले इनकम कमाई, तो सबसे पहले लाल कलर की कार लेके आया था। उसने कहा आएगी गाड़ी में तो पैदल वापस नहीं जाएंगे। इसमें पता है क्या किया उसने? उसने बहुत बड़ी डील की। तो उसको कितने पैसे चाहिए? 5,000 करोड़ ऐसा कुछ बोला। तो अगर 4,900 करोड़ दे तो 100 करोड़, ये तेरे वाला किसका? मेरा। अब तू जा पैदल। तो भाई उसका अलग ही रहता है थोड़ा।